So, good evening, everybody. We are starting with the topic children with disabilities. ECC में जब कोई डिसेबल्ड बच्चे के बारे में हम जानते हैं या समझते हैं, तो बेसिकली हमको ये चीज़ समझनी होती है कि अ, जो बच्चा अगर डिसेबल्ड है तो वो किस लेवल पे डिसेबल्ड है। अगर वो बच्चा उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसको स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या उसको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दे पा रहा है या नहीं। अगर वो नहीं दे पा रहा है तब तो फिर बच्चे को स्पेशल स्कूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उनको इंक्लूसिव सेटअप में पूरा चीज़ जो है वो दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को इंक्लूसिव सेटअप में हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ें दे दें, तो बच्चों की डिसेबिलिटीज़ के साथ ही हम उनको मैनेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग प्लीज़ अपने डिवाइसेस को म्यूट कर लें। कोई भी दिक्कत ना क्रिएट करें इसमें, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं हम इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है या जो भी कुछ है, हम आपको अलग से समय देते हैं। उस दौरान आप पूछेंगे तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जब हम अपने आप को सेटल करते हैं तब हम उसे माइग्रेंट कहते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो माइग्रेंट हो जाते हैं, यानी बच्चे कह लो या पेरेंट्स उनके आ गए हैं ड्यू टू सम एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे सूखा पड़ गया है, जोग्राफिकल कंडीशंस कहते हैं हम उसको, कि जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण उनका माइग्रेशन हुआ है, या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वही वहां पे जॉब थी, जॉब एक जगह नहीं थी। फिर उसके बाद कई बच्चों का माइग्रेशन गांव से जो है अर्बन एरियाज पे होता है, यानी रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज पे होता है, कि वहाँ वो फैसिलिटीज नहीं होती है। तो इस तरीके की चीजों से माइग्रेशन जो होता है वो कई बार बच्चों को अलग अलग तरीके की केयर की प्रोविजन के लिए जरूरी पड़ जाता है। सो माइग्रेशन ऑल्सो बिकम्स अ मैटर ऑफ ईसीसीई कॉन्टेक्स्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि इसका इम्पैक्ट ईसीसी पे कैसे पड़ता है। तो ईसीसी जो है यानी अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड है, काफी सेंसिटिव पीरियड होता है। यहाँ पर ये दो वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं नेचर एंड नर्चर। ये वाला पॉइंट जो है इसको जरूर आप अपने नोट्स में बनाइएगा। हालांकि आप लोगों को नोट्स का लोड नहीं है, आपको नोट्स पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आंसर में जब ये लिखना है तब आपको ये ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो देखिए, नेचर और नर्चर दोनों में डिफरेंस समझिए। व्हाट डू वी मीन बाय नेचर? नेचर का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जीन्स से जो खुद को डेवलप करता है। मतलब बच्चा, जैसे कोई बच्चा है जो 9 महीने में चलने लगता है, कोई बच्चा 1.5 साल में चलता है, कोई बच्चा 1 साल में चलता है, तो ये बच्चा अपने आप से ही डेवलप करता है। वो अपने आप से ही, उसकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जब अचीव होंगी तब वो नेक्स्ट लेवल की इंटरवेंशन पर जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज नेचर। नाउ व्हाट इज नर्चर? नर्चर क्या होता है? नर्चर मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम अलग अलग इम्पैक्ट जो है एनवायरमेंट के अनुसार बच्चे को देते हैं। जैसे कि आपको रुडयार्ड किपलिंग की मोगली के बारे में पता होगा, तो उसको कैसे नर्चर किया गया, एनिमल्स ने उनके तरीके से नर्चर किया, उसके अनुसार ही उसकी जीवन शैली बन गई। ठीक है। सो नर्चर इज समथिंग विच वी गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड नेचर इज समथिंग विच वी गेट नेचुरली। तो ये याद रखना भी इजी है। नेचर, नेचुरल, नर्चर, द हाउ वी आर हैंडल्ड विद द एनवायरमेंट। ठीक है। जैसी फैमिली होगी, जैसा बैकग्राउंड होगा, जिस तरीके से आपको एक्सप्लोरिंग, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग, जिस टाइप की आपकी एजुकेशन, जैसे संस्कारों से सींचा जाएगा वैसे संस्कार आपके अंदर होते चले जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड नर्चर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर और नर्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये काफी सेंसिटिव पीरियड होता है, काफी क्रूशियल टाइम होता है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली इट गॉट
या तो ये काफी क्रूशियल टाइम पीरियड होता है जहां पर नेचर और नर्चर पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ईसीसी में। जैसा बच्चे का नेचर है और जैसे बच्चे की एनवायरनमेंट है, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जो नेचुरल होता है वो बच्चों को उसके जीन्स, उसके माता पिता से बायोलॉजिकली मिलता है। लेकिन जो नर्चर किया जाता है, यानी कि जो एनवायरनमेंट जैसा दिया जाएगा वैसा, और उस हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए उसकी इंटरैक्शंस, उसकी मूवमेंट, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन, उसकी न्यूट्रिशन भी इसमें, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न की प्रोविजन किस प्रकार की मिल रही है बच्चे को। आपने देखा होगा, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा था कि अगर किसी बच्चे को तीखा खाने को शुरू से ही, बचपन से ही नहीं दिया जाएगा तो बड़े तक वो उस तीखे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए शुरू से ही बच्चों को जैसी आदत डालो वैसे वो हो जाते हैं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज नर्चर। मतलब जैसा आप उनको ढालोगे वैसा वो ढल जाएंगे। Child is a very blank slate. The knowledge which you are giving to the child is going to gain, and the things which is not given the child is not going to gain. Same thing happens when we give some type of habit to the child. The way you are giving the habit, that is the nurture, and the child is going to develop the same type of habit into it. Okay, so that is the difference between nature and nurture. अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो ये बताता है कि एडवर्स सिचुएशन में, एडवर्स कंडीशंस में अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसा और क्या मायने रखता है। तो अर्ली चाइल्डहुड इंडिया में सबसे ज्यादा जो है डिप्राइव्ड कंडीशन पर फोकस करता चला गया, जहां पर पॉवर्टी लेवल जो है एकदम बॉर्डर लाइन पर रहती थी। इसीलिए सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल, इंटरपर्सनल और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो है ये सबसे ज्यादा होती चली गई। बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी मतलब कम उम्र में अगर कोई अपराध हो जाए उसे डेलिंक्वेंसी कहते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर, ये सारी चीजें जो हैं कम उम्र में होने लगी क्योंकि बच्चे भोले होते हैं, उनको अपनी बातों में बसाया जा सकता, जुस्लाया जा सकता। इसीलिए भारत में चाइल्ड लेबर सबसे ज्यादा पाया गया। बच्चों के साथ में माल ट्रीटमेंट, बच्चों को साथ में बुरा व्यवहार, पुअर पेरेंटिंग, मतलब बच्चों को तो पता नहीं ऐसा समझते रह गए और चाइल्ड लेबर होता चला गया, होता चला गया। इसीलिए इंडिया में शुरुआत में कम से कम एज में बच्चों को, कई घरों में भी बच्चों को ही काम करने के लिए रखा जाता था, क्योंकि वो बेचारे समझते नहीं थे, कम पैसों में काम हो जाता था और मेहनत बहुत ज्यादा करवा ली जाती थी उनसे, और ज्यादा कोई देख देख या तामझाम का टेंशन नहीं होता था। तो चाइल्ड लेबर जो है बहुत बुरी तरीके से भारत में चल रहा था। आज भी कई जगहों पर चाइल्ड लेबर जो है वो चल रहा है। एज ए टीचर एंड एज एन एजुकेटर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेर एवर वी सी चाइल्ड लेबर वी हैव टू स्टॉप। जहां कहीं भी हम चाइल्ड लेबर देखते हैं हमें स्टॉप करना चाहिए। हमें चीजों को समझना चाहिए कि चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत जल्दी अफेक्ट करता है और बच्चों को इस तरीके से अफेक्ट करता है कि वो कमाई की तरफ ही बढ़ते चले जाते हैं और नेगेटिव हैबिट्स जो है वो जल्दी उनके तरफ आ जाती है। मतलब उन्हें आदत पड़ जाती है कमाने की, उन्हें काम करने की आदत पड़ जाती है, और फिर वो नशा करना, गलत गलत चीजें करना, एजुकेशन की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं होना, ये सारी चीजें होती है। और ये शुरू से ही होता है। अगर आप शुरू से ही बच्चे को अ, इस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा वैसा ही करता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अर्ली चाइल्डहुड। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सब करने पर सबसे ज्यादा मोटिव देते हैं, सबसे ज्यादा प्रेरित होता है। तो सबसे ज्यादा जो इन चीजों पे प्रेरणा देने वाली चीज है जो अभी मैंने आपको बताई, कि बच्चों को उस तरीके का अफेक्शन नहीं मिलना जो मिलना चाहिए। सबसे पहला तो होमलेसनेस। अगर चाइल्ड का, अगर मान के चलिए बच्चा बच्चा किसी कारणवश अनाथ हो जाता है या होमलेस हो जाता है, घर द्वार नहीं मिल पा रहा उसको, उस तरीके की व्यवस्थाएं उसकी नहीं हो पा रही है, और अनवांटेड तरीके से उसका जन्म हो गया, समझ सकते हैं आप, अनवांटेड तरीके से जन्म मतलब
कम उम्र में विवाह हो जाने पर, या बच्चे को जब उस समय नहीं, 18 साल की कम उम्र के बच्चे ने बच्ची ने अगर जन्म दे दिया तो उसे कहीं इधर उधर डाल दिया, वो बच्चा तो होमलेस हो गया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो होती रह गई, जिसके वजह से ये अर्ली चाइल्डहुड के जो इफेक्ट्स हैं, ये इन सब चीजों को जन्म देते रह गए। चाइल्ड पॉवर्टी को, डिसफंक्शन फैमिलीज को, चाइल्ड लेबर को, एंड हंगर, भूख जो है वो सबसे ज्यादा। भाई कोई बच्चा क्यों चाइल्ड लेबर करेगा? ऑब्वियसली पेट के लिए, भूख लगने के लिए, कुछ भी चीज खाएगा अगर, तो उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसको काम की जरूरत पड़ेगी, और खाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर व्यक्ति को जीना है तो भोजन तो जरूरी है। तो हंगर भी इन चीजों को जन्म दे सकता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो अर्ली चाइल्डहुड, कम उम्र में ये सारी चीजें असर कर सकती हैं। ठीक है, 5 से 6 साल की उम्र के बच्चों के साथ भी ऐसी चीजें कराई जा सकती हैं। इसके साथ साथ में कई बच्चों को सेक्सुअली भी हरास किया जाता है। तो हालांकि आजकल ड्यू टू द न्यू पॉलिसीज, पहले का ये देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अर्ली चाइल्डहुड इंडिया में तब कैसा था, हम ये पढ़ रहे हैं। तो अब के समय में बहुत सी चीजों में सुधार हो चुका है, बट ये पुराना क्या था वो चीजें हम समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही थी पहले। तो अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, और इनके जो डोमेन्स हैं इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना। जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था कि जो बेसिक 5 डोमेन्स रहते हैं वो क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं मार्क आउट भी कर रही हूँ: कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट डोमेन्स जो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे के भावात्मक विकास, बच्चे के सामाजिक विकास, बच्चे के भाषा का विकास और बच्चे के बौद्धिक विकास, ये 5 तरीके के विकास पर जब हम कार्यरत होते हैं तब बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। व्हेन वी वर्क अपॉन द कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, we are actually comprising with the all domains required for the holistic development of the child. So childhood is a very very important stage for the early childhood period or early care period. In this early care period or in this ECC period, it is very very important to focus on the holistic development of the child. Okay. So here we have completed with the factors. Now there are some more factors. यहाँ पे कुछ और factors भी हैं जो इस पर असर डालते हैं। तो जिसमें 2 मेजर फैक्टर हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यही है नेचर और नर्चर। नेचर इज हेरिडिटी एंड नर्चर इज द एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो नेचर क्या है, यानी हेरिडिटी क्या है, हमको क्या क्या चीजें नेचर से मिलती है। हमारी हाइट, है ना, हमारा वेट, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, कलर ऑफ द आई, टेक्सचर, जो भी चीज हमको फिजिकल अपीयरेंस में मिलता है, ये सारा हमारा हेरिडिटी होता है। यानी बायोलॉजिकली हमको हमारे पेरेंट्स से ये सारी चीजें मिलती है। हमें हमारी बौद्धिक क्षमता भी कुछ एक्सटेंट तक पैतृक होती है। ठीक है, हेरिडिटी मतलब चीजें जो पैतृक होती है। ठीक है, जो हमको बायोलॉजिकली हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ज्यादातर इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, और ज्यादातर जो बच्चों की थिंकिंग और मेंटालिटी होती है वो यूजुअली पेरेंट्स की जैसी होती है, वैसे ही बच्चों की भी होती है। ठीक है, दोनों बच्चों के हिसाब से दोनों पेरेंट्स का मतलब मदर और फादर दोनों के डीएनए, जीन्स सब मर्ज, क्रॉस क्रिस क्रॉस होकर जो बच्चे का जन्म होता है, उसमें जो हमको ट्रेड्स मिलते हैं वो हेरिडिटी ट्रेड्स कहलाते हैं। तो ये हर बच्चे का अलग अलग होता है, और हर बच्चे के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये हुआ हेरिडिटी। नेक्स्ट हो जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो फैक्टर है जहां पर बच्चे को हम जैसा और जिस तरीके से देंगे वैसा वो बच्चा डेवलप होगा। को नो मैटर जो भी चीज हेरिडिटी है वो तो नेचुरली उसके पास है ही, लेकिन अगर उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट दिया गया जिस तरीके के एनवायरनमेंट पे उसका नेचुरल अपब्रिंगिंग नहीं रहा हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का जन्म गांव में हुआ है या रूरल एरिया में हुआ है, कुछ दिन बाद मान के चलिए उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अगर मान के चलो उस बच्चे के चाचा चाची या ताऊ ताई जो है शहर में रहते हैं, तो वो अगर उस बच्चे को शहर में ले जाते हैं,
और उसकी अपब्रिंगिंग वहां करते हैं। तो बच्चे का जन्म नेचुरली गांव में हुआ था, ठीक है। अगर उसके माता पिता जीवित होते तो उसकी अपब्रिंगिंग यानी उसको एनवायरनमेंट गांव के बैकग्राउंड और गांव के माहौल का मिलता, लेकिन उसको कुछ कारणों के वजह से एनवायरनमेंट चेंज हुआ और उसी वजह से उसको जो है एक दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर ढाला गया, है ना। तो उस एनवायरनमेंट पे जैसा उसको चीजें मिलेंगी, जैसी उसकी व्यवस्था मिलेगी, वैसी उसकी अपब्रिंगिंग होगी, वैसी उसकी थिंकिंग होगी, वैसे उसके सोशल स्किल्स होंगे, वैसे उसके इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे। और इसके साथ साथ में उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगी, जैसी उसकी नेचर में थी उससे पूरी तरीके से डिफरेंट होगी, वो अलग तरीके से शेप अप करेगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं अलग अलग माइंडसेट पर। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो फैक्टर्स और भी दिए गए हैं वो है एक्सरसाइज, लाइक हाउ द चाइल्ड इज डेवलपिंग हिम और हर सेल्फ। तो उस तरीके से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, ये भी affect करता है अर्ली चाइल्डहुड में। अगर आप प्रॉपर जैसे, अगर है ना, आपने देखा होगा 6 महीने के बाद में 7वें या 8वें महीने से थोड़ी थोड़ी बच्चे को हाथ पकड़ के चलने की प्रैक्टिस करा दो, तो 9 से 10 महीने में बच्चा चलने लगता है ना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को हम एक्सरसाइज कराते हैं, जो मतलब हाथ पैरों की एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी मसाज करते हैं, क्यों करते हैं? एकदम न्यूबॉर्न बेबीज की मसाज क्यों करते हैं? वही ना, कि जल्दी चलने लगेगा, जल्दी बोलने लगेगा, और ये बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, दादी नानी दाया आया और ग्रैनी नैनी, ये लोग सब लोग क्यों बच्चे के लिए इतना सब कुछ करते हैं? ताकि उसकी वो बॉडी की डेवलपमेंट वैसी और उस प्रकार से होती जाए, ताकि वो उसके माइलस्टोन को अच्छी तरीके से रीच आउट कर सके। जो उसका टाइम पीरियड है वो उसके टाइम पीरियड में ही रीच आउट कर ले, क्योंकि अगर कई बार ये एक्सरसाइजेज या ये चीजें अगर नहीं टाइम पर मिल पाती है तो थोड़ी सी उसकी डेवलपमेंट लेट होती है, इसीलिए ये चीजें भी अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, दैट इज दिस एक्चुअली मीन्स द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना। तो बच्चे का जो जेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग भी होता है। ऐसे कहते हैं ना कि गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा स्पीड में ग्रो करती हैं और बॉयज थोड़ा सा लेट ग्रो करते हैं, बट एक टाइम पीरियड आता है जहाँ पे गर्ल्स की जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, और फिर एकदम से स्पीड में बॉयज की जो है वो ग्रोथ दी है। तो ये जेंडर्स के अनुसार भी चेंजेस होते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, गर्ल्स जब प्यूबर्टी को रीच करती हैं तो फिर उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड एस्ट्रोजन हार्मोनल और मेंसेस, ये सारी चीजें एक प्यूबर्टी लेवल पर आ जाती हैं। उसी के साथ साथ बॉयज के लिए मुस्टैच, मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, ये सारी चीजें जो होती हैं एक लेवल पर आ जाती है। रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्लास चल रही है, अनम्यूट ना करें प्लीज। किसने भी अनम्यूट कर लिया है? आप क्यों फोर्स करते हैं मुझे कि मैं कौन सी पार्टिसिपेंट होता को है ये यहाँ वाला से ये बच्चा करूं? किसने अनम्यूट कर रखा है? छोटे बच्चों को थोड़ी ना ऐसा करते हैं। अरे यार, मैं कितना आप लोगों को नमस्ते। समझाऊंगी कि यहाँ पर ये सिस्टम मेरे मेरे को फोर्स मत कीजिए। अभी देखो, मुझे यहाँ पे ये होस्ट कंट्रोल्स पे ये सारी चीजें डालनी पड़ रही है। प्लीज आप लोग इस तरीके की चीजें ना करें, क्योंकि फिर बाद में हमें बहुत परेशानी होती है, फिर आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपकी तरफ से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है ना। अब देखिए, डेली डेली मैं ये सेटिंग्स पर नहीं जाना चाहती हूँ। सो प्लीज डोंट फोर्स मी। आपको क्या जरूरत है अनम्यूट करने की और आपस में बात? अगर आप मुझसे क्वेश्चन करके अनम्यूट कर रहे हो तो भी चलो, समझ में आता है। आप अनम्यूट करके उधर आपस में बात कर रहे हो। प्लीज, आप लोग टीचर्स बनना चाह रहे हो और अपने डेकोरम को मेंटेन रखें प्लीज। यस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन भी अफेक्ट है, ये हम लोगों ने देखा था अभी, जेंडर, जेंडर जो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हो जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या अफेक्ट करता है?
अगर प्रॉपर डाइट नहीं है, बच्चे का बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल रहा है, बच्चे को प्रॉपर फूड इनटेक नहीं मिल रहा है, प्रॉपर एनर्जी ग्रोथ नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर से नहीं मिल रहा, माल नरिश्ड बच्चा हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बच्चे के लिए। अगर ओवर ईटिंग बच्चा करता है तो ऑब्वियसली ओबेसिटी होने के कारण भी कई बार जो है बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है, कई बार देखो ना, ओवर फीडिंग भी नहीं करना चाहिए ऐसा बोलता है। ये एक अफेक्शन होता है। दूसरा अफेक्ट होता है फैमिलियल इन्फ्लुएंस, मतलब जैसी फैमिली होगी उसका इन्फ्लुएंस भी पड़ेगा, साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली, और इसके साथ साथ में इंटर पर्सनल रिलेशनशिप जैसे होते हैं, जैसे क्लास में, सॉरी, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, इनके आपस में क्या रिलेशनशिप मेंटेन होती है, किस तरीके का बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पॉजिटिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, नेगेटिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मैटरनल पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है और पैटर्नल पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके साथ साथ में ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस, ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चा रह रहा है ज्योग्राफिकली, उसका कैसा और किस प्रकार का असर पड़ता है, तो दैट इज द ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस। जिस प्रकार का बैकग्राउंड है, लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, चिल्ड्रन लिविंग नियर द फॉरेस्ट आर compete in describing the local flora and fauna. Similarly, urban children have a great propensity to talk about the cars and the other gadgets. देखिए, जैसे कि अगर गांव का बच्चा है कोई, तो वो है ना हरियाली के बारे में ज्यादा बात करेगा, जो फॉरेस्ट के पास में ज्यादा रहता है तो वो फ्लोरा फौना यानी प्लांट्स एनिमल्स इनके बारे में ज्यादा बात करेगा। यहीं अगर हम अर्बन बच्चे के बारे में बात, अर्बन बच्चे से कुछ टॉक करेंगे, that child will talk about the smartphones and the child will talk about the laptop, computer, टीवी, कार्स, क्योंकि उसने अपने आसपास के बैकग्राउंड में यही चीजें देख रही हो देखा होता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा गांव का है उसको गांव के तरीके की चीजें पता रहती है, ये चीजें भी पता होती हैं, लेकिन वो ज्यादा इन सब चीजों में होता है। अब यहाँ देखिए ना, भाषा का भी असर पड़ता है जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे देखेंगे। गांव के देखो ना, आप कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति को अगर दिखते हो, मिलते हो, तो वो व्यक्ति जो है, आप उसकी भाषा से पहचान जाते हो कि वह व्यक्ति कहाँ का होगा। आपको अगर आपके टाइप की भाषा का कोई व्यक्ति मिलता है, कितने खुश हो जाते हो, अरे अपन तो यहाँ के हैं, अपन तो वहां के हैं, हम तो यहाँ के हैं, हम तो वहां के, तो आप फिर उनसे ज्यादा अच्छे से जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हो। तो ये सारी क्या है, ये सोशियो बैकग्राउंड। ठीक है, इसके साथ साथ में इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब आपका सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर कोई वर्किंग पेरेंट्स पुअर हैं तो वो इतनी क्वालिटी चाइल्ड केयर बच्चे को नहीं दे पाते हैं, उसी साथ साथ में अगर कोई एडवांस्ड वर्किंग पेरेंट्स हैं तो भी बच्चों को फैसिलिटीज तो देंगे लेकिन कई बार टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी चीजें हर जगह कहीं ना कुछ तो कमी रहती है। तो यहाँ पर देखिए, हेलन केलर का एग्जाम्पल दिया है। हेलन केलर वॉज born ब्लाइंड एंड म्यूट, मतलब वो जन्मांध थी और बोल नहीं पाती थी। अगर आपको समय मिले तो हेलन केलर के बारे में जरूर पढ़िएगा या सुनिएगा। बट थैंक्स टू द डेडिकेटेड टीचर, उनको एक डेडिकेटेड टीचर मिला था। एक ब्लैक मूवी थी अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन दिस हेलन केलर ओनली। वो मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बताया जा रहा है। टीचर ने हेलेन केलर के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा केयर किया। बिसाइड्स वर्किंग ऑन द गैप्स एज द केयर गिवर, एंश्योर दैट द चिल्ड्रन गेट इनफ रेस्ट एवरी डे, मतलब केयर गिविंग के साथ साथ में बच्चे को रेस्ट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा और जिस प्रकार से बच्चे को नर्चर किया जाए, वैसा और उस प्रकार से उसकी अपब्रिंगिंग और उसकी डीलिंग होती है। ठीक है, तो ये था फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे। अब यहां पर हम देखेंगे कि बच्चे की हेल्थ पे कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हाइजीन। हाइजीन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, साफ सफाई। तो ये हाइजीन दो प्रकार की होनी चाहिए, एक तो स्वयं की यानी सेल्फ हाइजीन, ठीक है, एंड दूसरा एनवायरमेंटल हाइजीन।
ठीक है, आपके आसपास की जगह, जो जगह आप यूज कर रहे हो वो कैसी है, साफ सुथरी है, अच्छी है, नहीं है, वो एनवायरमेंटल हाइजीन, मतलब अच्छी जगह पर रहना, अच्छे बैकग्राउंड में रहना, दैट इज द हाइजीनिक एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज द सेल्फ। सेल्फ के लिए देखो वो कहेंगे पर्सनल हाइजीन, ठीक है ना। पर्सनल हाइजीन में प्रॉपर वॉशिंग हैंड्स, यूजिंग द टॉयलेट एंड ब्रशिंग द टीथ ट्वाइस, बाथिंग, वॉशिंग द हेयर रेगुलरली, wearing proper clean clothes, cutting the nails on time, covering the mouth while coughing and sneezing। तो ये सारी चीजें जो हैं पर्सनल हाइजीन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो हाइजीनिक कंडीशंस अगर होंगे तो वहां पर इन्फेक्शन यानी संक्रमण का होना काफी ज्यादा यूज टू हो सकता है, मतलब काफी ज्यादा प्रोन हो सकता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं तो। इसके साथ साथ में हेल्थ पे जो दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है सैनिटेशन प्रोसेस। सैनिटेशन प्रोसेस मतलब होता है कि जो कचरा जो इधर उधर फैला पड़ा रहता है, या डिस्पोजल जो गंदगी यानी फीसेस हो गए, एनिमल फीसेस हो गए, ह्यूमन फीसेस हो गए, सैवेज हो गए, नाली वगैरह, ये वाला सिस्टम, फिर वहां से जो डिसीजेस फैलती हैं, ट्रांसमिशन होता है डिसीजेस का। तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी जगह पे जहाँ पे गंदगी कम हो, ऐसी जगह पर अगर जो रहते हैं तो वो डिसीजेस से बचे हुए रहते हैं और इस वजह से उनकी हेल्थ में सुधार आता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ये हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है खान पान। बच्चे का जो खान पान है वो अच्छा और अच्छी तरीके से होना चाहिए। बच्चे का खान पान बैलेंस डाइट में हो, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड हो, तो बच्चे को न्यूट्रिशन की कभी कमी नहीं आती है और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से हो जाती है। माल न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं होता, बच्चा माल नरिश्ड नहीं होगा। और इसी तरीके से बच्चे को हर तरीके की एनवायरनमेंट पर जो है बैलेंस्ड डाइट मिल जाएगा और इसलिए बच्चा जो है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से मिल जाने पर काफी हेल्दी रहेगा। इस चीज को देखा जाता है आरडीए के माध्यम से, यानी रेकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। यहाँ से इस चीज को देखा जाता है। और बेसिकली बैलेंस डाइट के लिए जब अब हम आगे हेल्थ वाला चैप्टर या टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर एंड वाटर, ये चीजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन सारी चीजों की आवश्यकता बच्चे को या बड़े को सबको रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज हो कि भैया कार्बोहाइड्रेट की खा रहे हैं, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, किसी की बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, किसी की बॉडी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा, किसी किसी की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट बहुत है लेकिन मिनरल्स और विटामिन की कमी होती है तो भी डिसीजेस हो जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देता है अच्छे से, मतलब रात में अंधेरे में तो किसी को भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन मतलब दिन का उजाला होते हुए भी शाम होते वक्त नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब बिल्कुल अंधपन छा जाता है। ऐसे दिखाई नहीं देना और अंधपन छा जाना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ऐसी चीजें आ सकती हैं। विटामिन सी या डी की कमी होने के कारण स्किन डिसीजेस ज्यादा हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो होती हैं माल न्यूट्रिशन या माल नरिशमेंट से। नेक्स्ट जो हेल्थ को इफेक्ट करती है वो होती है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जहां पर हम देखेंगे कि जो बच्चों की वैक्सीनेशन होती है, जैसे बीसीजी, टेटनस, ओपीवी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओपीवी और डीपीटी यानी डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टुसिस। तो ये जो डिसीजेस होती हैं इनके लिए पहले से वैक्सीनेशन प्रॉपरली कराना ताकि बच्चे की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। और सबसे ज्यादा फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ यानी माँ की अगर हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी। प्रेगनेंसी के दौरान माँ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज गर्भावस्था के दौरान यदि किसी भी बच्चे को कोई बीमारी पकड़ लेती है या किसी भी तरीके की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही होती है तो वो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ये अफेक्ट करता है और विद इन द 2 years ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट शोज।
बच्चे के 2 साल के अंदर ही उसकी कोई तकलीफ या परेशानी या बीमारी जो है वो दिखती है। ग्लोबल कंटेक्स्ट में जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ जो है वो ये देखता है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और मैटरनल हेल्थ में कैसे ध्यान रखा जाए। तो ग्लोबली इसकी पॉलिसीज डेवलप हुई हैं और इसके साथ साथ में इंडिया में भी इसकी पॉलिसीज बहुत सारा बनी है। जो हमारा थर्ड पेपर है चाइल्ड राइट्स का, जब हम उसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें काफी डिटेल में और देखेंगे। ये जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इट इज जस्ट मेंट फॉर द रीडिंग, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। सो यू ऑल कैन गो थ्रू दिस, इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी भेजा जा चुका है। और ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं, इतना डिटेल में आपको देखने की जरूरत नहीं है। सो आज की सेशन में बस इतना ही। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया ये हम देखेंगे कल, और इसके साथ साथ में इस चैप्टर को भी कल ही हम विराम देंगे। ठीक है, यहीं पे मैं स्टॉप कर दे रही हूँ ताकि यहाँ पे कल यहीं से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द प्रेजेंटेशन नाउ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट सो दैट इफ यू वांट टू आस्क समथिंग